सीबीसी रिपोर्ट क्या होती है? कई लोगों के दिमाग में इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। सीबीसी रिपोर्ट आपको मिल जाती है, पर उसमें कौन-कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, क्या-क्या चीज़ें उसमें लिखी हुई है और किस तरह से डॉक्टर उसको देखकर बीमारी का पता लगाता है, ये काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि सीबीसी रिपोर्ट होती क्या है और किस तरह से उसका एनालिसिस किया जाता है और डॉक्टर बीमारी के बारे में बताता है। तो सबसे पहले मैं इसका एक बेस तैयार कर देता हूँ। जब भी आप कभी बीमार होते हो या किसी भी तरह की हेल्थ इश्यू आपको होता है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर का पहला रिएक्शन होता है आपका प्रिस्क्रिप्शन में सीबीसी रिपोर्ट का लिखना, यानी कि प्रिस्क्राइब करता है कि आप सीबीसी करवा के आओ। तो आप लैब में जाते हो, लैब में अपना ब्लड सैंपल देते हो और आधे एक घंटे बाद या फिर अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार देखें तो 5 से 10 मिनट में आपका सीबीसी रिपोर्ट आपको दे देता है। आपको कुछ इस तरह की सीबीसी रिपोर्ट दी जाती है। यहाँ पर मैं कुछ 4 सीबीसी रिपोर्ट के सैंपल ले रहा हूँ। आपने इस तरह की सीबीसी रिपोर्ट जब आप खुद बीमार हुए होंगे तब देखी होगी, या आपके परिवार में कोई बीमार हुआ होगा तब आपने सीबीसी करवाई होगी, तो कुछ इस तरह की रिपोर्ट आपने देखी होगी। उसमें कई तरह के टर्म्स आपने देखे होंगे, जैसे वहाँ पर लिखा रहता है कई बार हीमोग्लोबिन, टोटल आरबीसी काउंट, ब्लड इंडिसेस, यानी कई सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। और अगर आपने ये वाली नहीं देखी होगी तो कुछ इस तरह की आपने देखी होगी, इस तरह की सीबीसी रिपोर्ट देखी होगी, जिसमें कई सारी चीज़ें रेड रंग से रंगी होती है, कई सारी चीज़ें जो है ब्लैक कलर से एनोटेड होती है। आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये रेड क्या है, ये ब्लैक चीज़ें क्या है। कई बार आपने कुछ इस तरह की दिखी होगी जिसके अंदर रेड या ब्लैक या अलग अलग कलर में तो नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें को जो है कुछ डार्क फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देख के आप कंफ्यूज हो सकते हो, या कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हो और आप समझ नहीं पाते हो कि ये सीबीसी रिपोर्ट कहना क्या चाहती है, और इस चक्कर में आप जो है टेंशन भी ले लेते हो। तो आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इस सीबीसी रिपोर्ट को आप किस तरह से खुद समझ सकते हैं और अपनी संभावित बीमारी का पता लगा सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देना है। इसका कोई भी उद्देश्य बीमारी को डायग्नोसिस करना नहीं है। एज ए डॉक्टर आपको जो है मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने डॉक्टर के पास जाए सीबीसी रिपोर्ट को लेके। डॉक्टर आपकी सीबीसी रिपोर्ट को देखकर संभावित बीमारी गेस करेगा और उसके बाद आपको दवाई देगा। यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़, ताकि आप घर पे कुछ हद तक जो है उस सीबीसी रिपोर्ट को समझ सके, इसलिए आपके सामने ये वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहले मैं बता दूँ सीबीसी होता क्या है। सीबीसी का देखो फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट होता है यानी कि आपका जो पूरा ब्लड है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उन सभी को कैलकुलेट किया जाता है। वैसे ब्लड में आपको पता होगा कि 3 चीज़ें होती हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये 3 चीज़ें आपके ब्लड के अंदर होती है। आपके क्या किसी की भी ब्लड के अंदर ये 3 चीज़ें होती है। तो सीबीसी के अंदर क्या किया जाता है, इन तीनों चीज़ों की मात्राओं का पता लगाया जाता है कि रेड ब्लड सेल कम है या ज़्यादा है, और WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं ज़्यादा है या कम है, प्लेटलेट ज़्यादा है या कम है। उसी के बेसिस पर आपके पूरे हेल्थ का पता लगाया जाता है। ओवरऑल हेल्थ का आपको पता लगाया जा सकता है कि आपको कोई एनीमिया तो नहीं है, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, या किसी तरह का कैंसर या ल्यूकेमिया तो नहीं है। केवल एक सीबीसी के बेसिस पर सब कुछ गेस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ सीबीसी आपके ओवरऑल हेल्थ का एक समरी दे देता है, एक सारांश दे देता है, जिससे डॉक्टर को आइडिया लग जाता है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ किस तरह की है। आपके सामने मैं एक रियल पेशेंट की आपके सामने एक सीबीसी रिपोर्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस सीबीसी रिपोर्ट को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा सीबीसी के अंदर जो है आप 3 चीज़ों का पता लगा सकते हो। एक तो लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें आरबीसी कहते हैं, एक श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और एक प्लेटलेट्स जो कि शरीर के अंदर अपने रक्त का तक्का बनाने का काम करते हैं। इन 3 चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो इस सीबीसी के अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर है जिसके थ्रू अपन इन तीनों चीज़ों का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ इस सीबीसी रिपोर्ट में देखोगे तो ये कुछ पैरामीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सभी पैरामीटर से अपन WBC का पता लगा सकते हैं। ठीक है,
कि अपने ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी की कंडीशन क्या है। इन सारे पैरामीटर, ये जो पैरामीटर है यहाँ मैं दो अलग अलग कर रहा हूँ, इन दोनों से अपन जो है आरबीसी के स्थिति का पता लगा सकते हैं और इन पैरामीटर से अपन प्लेटलेट्स का पता लगा सकते हैं। अब ये सारे पैरामीटर क्या होते हैं, किस तरह से इनसे अपन बीमारी का पता लगाते हैं, किस तरह से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की कंडीशन का पता लगाते हैं, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ इन सारे पैरामीटर से डब्ल्यूबीसी की स्थिति का, इन सारे पैरामीटर से आरबीसी की और इन सारे पैरामीटर से प्लेटलेट की स्थिति का पता लगता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने आपको सीबीसी कराने के लिए कहा और आप जो है लैब में जाते हो, लैब में जो है लैब टेक्नीशियन आपका ब्लड निकालता है। तो ब्लड को कुछ इस तरह की एक ट्यूब के अंदर आपका पूरा ब्लड फिल कर देता है और उसको जो है लैब में भेज दिया जाता है, जहाँ पर एक मशीन आपका पूरा सीबीसी निकाल के दे देती है। लेकिन जब आप इस ट्यूब को देखोगे तो इसमें केवल आपका ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, इसमें आपका क्या भरा हुआ है, पूरा ब्लड। लेकिन क्या पूरा ब्लड प्योर होता है? बिल्कुल नहीं। जब आप इस ब्लड को बहुत तेज़ घूमने वाली मशीन के अंदर घुमाओगे ना, तो इसमें से जो सारे कंपोनेंट है यानी कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स जो हैं सारे सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर उस सेपरेट होने के बाद मैंने किस तरह से ये ब्लड दिखेगा वो मैंने दिखाया है। जब आप इस पूरे ब्लड को जब तेज़ गति से घुमाओगे चारों तरफ तो कुछ इस तरह का बनेगा। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे आप छाछ बिलोई होगी, आपने दही से छाछ बिलोई होगी, तो उस छाछ बिलोते हैं तो अपन जब उसको तेज़ तेज़ घुमाते हैं उस बिलोने को, तो वहाँ पर घी अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती है। कुछ इस तरह से इसका सिद्धांत होता है। इसमें देखो आप यहाँ पर ऊपर जो है पीले कलर का पानी देखोगे, ये पीले कलर का पानी और कुछ नहीं अपने खून का प्लाज्मा होता है। यहाँ पर एक छोटी सी बीच में एक इस पीले कलर के पानी के नीचे एक छोटी सी एक लेयर दिखेगी आपको, एक परत दिखेगी। उस परत में आपके प्लेटलेट्स और श्वेत रक्त कणिकाएं होती है और सबसे नीचे आपके जो है आरबीसी का एक अलग से एक लेयर दिखती हुई दिखेगी, ये होती है लाल रक्त कोशिकाएं। यानी कि एक पूरे ब्लड के अंदर आपके ये चार चीज़ें आपको दिखेगी। यहाँ पर 55% तो आपका प्लाज्मा होता है, 44% आपकी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं और 1% जो इन दोनों के बीच में है वो आपका प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर ये 4 चीज़ें होती है। यहाँ पर मैंने इसको सीमेटिक डायग्राम के अंदर बताया है कि ह्यूमन ब्लड जब आप देखोगे तो ह्यूमन ब्लड के अंदर 55% तो आपका ब्लड का प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा में भी 90% तो पानी ही होता है और 7% प्रोटीन, 3% अदर चीज़ें जैसे CO2, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें बाइकार्बोनेट वगैरह होते हैं। उसके अलावा कुछ प्रोटीन की बात करी है, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन होते हैं। उसके अलावा प्लाज्मा के अलावा इसके अंदर आरबीसी होती है जो लगभग 44% होती है और वाइट ब्लड सेल होती है जो कि 1% से भी कम होती है। प्लेटलेट्स जो है 1% से भी कम होती है, दोनों मिला के 1% होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सीबीसी रिपोर्ट की। सीबीसी रिपोर्ट के अंदर ये कुछ पैरामीटर मैंने बताए थे जो कि आपको सीबीसी पैरामीटर, जिस सीबीसी के अंदर आरबीसी पैरामीटर इनको बोला जाता है, जो कि आरबीसी की कंडीशन बताते हैं अपने शरीर के अंदर। तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि आरबीसी होती क्या है। आरबीसी जो होती है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर एक मैंने रक्तवाहिनी ली है, रक्तवाहिनी के अंदर ये जो लाल लाल चीज़ें आपको जो दिख रही है ये होती है आरबीसी। ये आरबीसी जो है क्या काम करती है, ये आरबीसी जो है ये आपके शरीर के अंदर फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेती है और सभी ऊतकों तक, शरीर के सभी अंगों, किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, स्किन, सब हाथ पैरों, सबको जो है ऑक्सीजन पहुंचाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस यहाँ पर फेफड़ों में पहुँचाती है ना। और फेफड़े फिर कार्बन डाइऑक्साइड को नाक से बाहर छोड़ देते हैं, फिर ऑक्सीजन अंदर लेते हैं फेफड़े और यहाँ पर ये खून जो ये आरबीसी है इस ऑक्सीजन को पकड़ती है और पूरे बॉडी के अंदर लेके जाती है। कुछ इस तरह का मैकेनिज्म अपने शरीर के अंदर चलता है, ठीक है। तो आरबीसी का मुख्य काम जो होता है वो लंग्स से यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेना और फेफड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड वापस लौटाना होता है, ठीक है, यानी कि श्वसन में हेल्प करती है। अगर मैं बात करूं तो आरबीसी खुद ऐसा नहीं करती है। आरबीसी की बात करूं, ये आरबीसी मैंने बनाई, ये आरबीसी के अंदर
यहाँ पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन्स होते हैं। आरबीसी के अंदर क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे हीमोग्लोबिन होती हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो आरबीसी कभी भी ऑक्सीजन को नहीं लेके जाती, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेके जाती। जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपका ऑक्सीजन को लेके आता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की संरचना होती है हीमोग्लोबिन की, जो अपने चारों ओर ऑक्सीजन को जोड़ लेती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपके अंदर आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आरबीसी की सामान्य मात्रा की, यानी कि नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, एक आदमी में जो है आरबीसी कितना होना चाहिए। अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुषों के अंदर 4.7 to 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर होना चाहिए। यानी कि एक माइक्रोलीटर कितना होता है, अगर मैं बताऊं तो एक माइक्रोलीटर होता है 0.0001 ml, यानी कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। ठीक है, और एक ml का भी कौन सा हिस्सा, 1000वां हिस्सा, उसके अंदर भी कितनी आरबीसी होती है, 4.7 to 6.1 मिलियन। मिलियन को मैं किस तरह से डिनोट कर सकता हूँ, 10⁻⁶। ठीक है, इतनी आरबीसी आपके 0.001 ml के अंदर आरबीसी होनी चाहिए। ये मैंने किसकी बात करी, पुरुषों की बात करी। अगर वही मैं महिलाओं की बात करूँ तो थोड़ा सा कम होता है पुरुषों से, 4.2 to 5.4, और बच्चों में बात करूँ तो बच्चों में 4.4 से 5.5 मिलियन पर सेल पर माइक्रोलीटर होती है। ठीक है, अगर मान लो पर माइक्रोलीटर इसमें इस रेंज से कम हो जाए तो उसको एनीमिया बोला जाता है। कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं ना कि आपको एनीमिया हो गया। एनीमिया का मतलब होता है नॉर्मल रेंज जो है आपकी आरबीसी की उससे कम हो जाना, यानी कि 4.7 to 6.1 से कम हो गया, यानी कि 4.7 से कम, 4.7 से कम, उसको बोला जाता है आपका एनीमिया का हो जाना। ठीक है, तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं। अपन कहते हैं कहीं कि आयरन की कमी हो गई, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। हो सकता है आपका कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, तो एक्सीडेंट के अंदर खून बहुत सारा बह जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी एनीमिया होता है, क्योंकि आपका सारा खून तो बह गया। और क्रोनिक किडनी डिजीज़, अगर आपके किडनी की कोई बीमारी है तो भी आपके शरीर में आरबीसी की संख्या कम हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाहे ब्लड के अंदर आरबीसी लो, चाहे डब्ल्यूबीसी लो, चाहे प्लेटलेट लो, ये सभी बनते हैं बोन मेरो से, यानी कि अस्थि मज्जा से। ये मैंने एक अस्थि मज्जा बनाया है, अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा से जो है आरबीसी भी बनता है, डब्ल्यूबीसी भी बनता है और प्लेटलेट्स भी बनता है। अच्छा, अस्थि मज्जा क्या होता है? जो अपने शरीर की लंबी हड्डियां होती है, जैसे हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, इन सब के बीच में एक अस्थि मज्जा भरा होता है, एक पीला पीला द्रव्य भरा रहता है। ठीक है, मैं इसको ऐसे दर्शा देता हूँ, एक पीला द्रव्य बीच में भरा रहता है। वैसे तो हल्का गुलाबी होता है, समय के साथ ये पीला होता जाता है। तो यहाँ पर पीला द्रव्य भरा रहता है, जो कि आपके पास आरबीसी का भी निर्माण करता है, डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण करता है और प्लेटलेट का निर्माण करता है। लेकिन 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 ये जो है डायरेक्ट इनका निर्माण नहीं करता। किडनी से एक सब्सटेंस रिलीज होता है, ये अपनी किडनी मैंने बना दी है। किडनी से एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटीन। ये इरिथ्रोपोइटीन जब रिलीज होता है, यानी कि जब किडनी बना के छोड़ती है, तो ये जाता है अपना बोन मेरो के अंदर, फिर बाद में बोन मेरो इन सब चीज़ों को बनाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने बात की क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी किडनी कई समय से किडनी की प्रॉब्लम चल रही है। तो किडनी की प्रॉब्लम चल रही है तो ये इरिथ्रोपोइटीन नहीं बनाएगी। अगर इरिथ्रोपोइटीन नहीं बनाएगी तो बोन मेरो के पास सिग्नल नहीं जाएगा, और सिग्नल नहीं जाएगा तो आरबीसी नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपके शरीर में एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया के सबसे इनिशियल सिम्टम क्या होते हैं? एनीमिया के सिम्टम क्या होते हैं? आपको थकान होगी, कमजोरी होगी, जो त्वचा है वो पीली पड़ जाएगी, सांस लेने में कठिनाई होगी। तो ये सभी जो लक्षण हैं वो एनीमिया के होते हैं। यानी कि आपका जो है आरबीसी काउंट इससे कम चला जाएगा, तो आपको जो है थकान, कमजोरी और त्वचा का पीला होना और सांस में तकलीफ होगी। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि आरबीसी कम नहीं हो के ज़्यादा हो जाए,
यहाँ पर देखो, इस कंडीशन में देखो, यहाँ पर मैंने बताया नॉर्मल कंडीशन। यह आपकी एक रक्त वाहिनी है जिसके अंदर खून बह रहा है। इसके अंदर ये आपको आरबीसी दिख रही होगी, लाल रक्त कणिकाएँ आपको दिख रही होगी। लेकिन एनीमिया के अंदर क्या होता है, ये लाल रक्त कणिकाएँ बहुत कम हो गई। देखो आपने दिख रहा होगा, ये पूरी रक्त वाहिनी है जिसके अंदर लाल रक्त कणिकाएँ बहुत कम हो गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लाल रक्त कणिकाएँ बहुत ज़्यादा हो जाए। देखो यहाँ पर लाल रक्त कणिकाएँ कितनी सारी हो गई। इस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया की वजह से क्या होता है, आरबीसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इससे नुकसान क्या है या फिर ये ऐसा होता क्यों है? देखो, अपन ने बताया कि खून के अंदर क्या होता है, खून के अंदर लगभग 55% तो प्लाज्मा होता है। कहा था ना मैंने, 55% प्लाज्मा होता है और उसमें भी 90% तो पानी होता है। अगर कैसे भी करके मैं इस पानी को बाहर निकाल दूं तो यहाँ पर केवल और केवल क्या बचेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ही बचेगा। तो अपने को ऐसा लगेगा कि खून के अंदर आरबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। अगर मैं इसका पानी निकाल दूंगा तो डिहाइड्रेशन यानी कि बहुत सारा पसीना हो जाना, या फिर आपको बहुत सारी उल्टी हो गई, या कई दिनों से दस्त लग रहे हैं, तो आपका शरीर का सारा पानी तो बाहर निकल गया। अब सारा पानी बाहर निकल गया तो रक्त वाहिनियों के अंदर पानी बहुत कम बच गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके बहुत सारी कोशिकाएं आपको दिखने लग जाएगी। इस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। हाई एल्टीट्यूड का मतलब है कि जब आप पहाड़ों के ऊपर चले जाते हो तो पहाड़ों पर जाने पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो गई पहाड़ों पे जाने पर, तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या होता है, शरीर को ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुंच रही है। तो ऐसा करता हूं, मैं आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता हूं। आरबीसी की संख्या को बढ़ा दूंगा तो जितनी ज़्यादा आरबीसी होएगी उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा और उतना ही सारा मेरे पास बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा। तो जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो शरीर के सभी कोशिकाओं को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या करता है, आरबीसी को बढ़ा देता है। तो जितने ज़्यादा आरबीसी होंगे वो उतने ही ज़्यादा बाहर से ऑक्सीजन लेंगे और अपने शरीर की कोशिकाओं को देंगे। तो जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तब भी आपका जो है आरबीसी बढ़ जाता है, यानी कि पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। उसके बाद स्मोकिंग के अंदर क्रोनिक लंग, अच्छा फेफड़ों की बीमारी है, तो फेफड़ों की बीमारी में भी तो ऑक्सीजन कम जा रही है ना, तो फेफड़े जो है ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। अब ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहे हैं तो आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है शरीर ऐसा सोचता है कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो कोई बात नहीं, आरबीसी की संख्या को मैं बढ़ा देता हूं, तो जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो मैं ले लूँगा और शरीर को दे दूंगा। तो इस कंडीशन में क्या क्या लक्षण आते हैं, देखो सर दर्द करता है, यहाँ पे चक्कर आते हैं, आँखों में जो है ब्लड विजन का मतलब होता है आँखों में धुंधलापन दिखना और शरीर के ऊपर लाल लाल चकत्ते होना। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारी आरबीसी बन जाएगी तो आपके पास जो है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, क्योंकि जाम लग गया ना एक तरह से। और दूसरी चीज़ है ऑक्सीजन भी बहुत कम लेके जाएगी, तभी तो इनकी संख्या बहुत बढ़ी। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऐसे तो आरबीसी बहुत ज़्यादा है तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लेके जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो समझो ना कि आरबीसी की संख्या बढ़ी क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए बढ़ानी पड़ेगी। जितना भी ऑक्सीजन मिले उनको मैं ले लूँगी। तो सिर के पास नहीं पहुँच पाएगा तो सिर दर्द करेगा, चक्कर आएंगे, आँखों के पास नहीं पहुँचेगा तो आँखों में धुंधलापन आ जाएगा, स्किन के ऊपर लाल लाल चकत्ते बन जाएंगे। तो ये होती है नॉर्मल रेंज। इसको अपन सीबीसी में देखते हैं। यहाँ पर इस पेशेंट की आप सीबीसी देखो, इस सीबीसी के अंदर देखो टोटल आरबीसी काउंट देखो, टोटल आरबीसी काउंट इसका कितना आया है, 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। और नॉर्मल रेंज कितनी लिखी हुई है यहाँ पे, 4.5 to 5.5। तो यहाँ पर जो लिखी होती है ना वो रेफरेंस वैल्यू लिखी होती है, यहाँ पर रिजल्ट लिखा होता है कि अपने ब्लड में कितना आ रहा है और यहाँ से कंपेयर करना होता है। जो ये रेफरेंस वैल्यू लिखी हुई है ना, यहाँ से कंपेयर करना होता है, तो अपनी होनी चाहिए 4.5 से 5.5 के बीच में और अपनी 5 है तो बिल्कुल सही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखो वैल्यू कितनी है, 4.4 से 6.0 और यहाँ पर 5.20 है, यानी कि ये भी नॉर्मल है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि इस वाली रिपोर्ट के अंदर नॉर्मल वैल्यू अलग लिखी हुई है, यहाँ पर रेफरेंस वैल्यू अलग लिखी हुई है, यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि यहाँ पर आपके रेफरेंस वैल्यू जो है यहाँ पर अलग लिखी हुई है। तो ऐसा क्यों है, देखो डिफरेंट बुक्स में और डिफरेंट लैब अपनी अलग अलग रेफरेंस वैल्यू निकालते हैं, अपनी अलग अलग नॉर्मल वैल्यू निकालते हैं। तो कभी भी कंपेयर करो ना तो इनके साथ वाले चीज़
चीज़ों से कंपेयर करना। यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू दी रहेगी, यहाँ पर आपको कंपेयर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसकी रिपोर्ट को इससे कंपेयर करने लग जाओ, क्योंकि डिफरेंट लैब की अपनी अलग अलग स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यू लिखी होती है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में भी ऐसा होता है। अब इस पेशेंट की आप जो है देखो सीबीसी रिपोर्ट, यहाँ पर देखो कि आप यहाँ पर आरबीसी कितनी है 2.55 और नॉर्मल वैल्यू क्या है 4.5 से 5.5, यानी कि 4.5 से 5.5 के बीच में नहीं है और उससे कम है, यानी 2.55, यानी इससे कम है। इसका मतलब क्या है, इस पेशेंट को क्या है, एनीमिया है। अब एनीमिया भी कई तरह के हो सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि एनीमिया किस तरह का है, क्या आयरन की कमी से है या B12 की कमी से है, या हो सकता है किडनी की प्रॉब्लम है या बोन मेरो की प्रॉब्लम, अपने को कैसे पता लगेगा, अपने को पता लगेगा इन सारी बाकी की चीज़ों से। अब कैसे कैसे पता लगाते हैं वो देखते हैं। इस आरबीसी की चीज़ से तो अपने को पता लग गया है कि अगर 4.5 to 5.5 है, इससे कम है तो क्या होगा, एनीमिया। अगर मान लो यहाँ पर लिखा होता आपका 2.225 नहीं लिखा होता और यहाँ पे लिखा होता है 6.2, अगर यहाँ पे 6.2 लिखा होता तो इसका मतलब ये एनीमिया नहीं था, फिर क्या था, ये था पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड में आरबीसी का बढ़ जाना। क्यों बढ़ जाता है, या तो डिहाइड्रेशन हो गया, यानी कि आपको पूरे दिन उल्टी हो रही थी, या आपको पूरे दिन दस्त लग रहे थे, या आप गर्मी में खेल रहे थे, बहुत सारा पसीना हो गया, या हीट स्ट्रोक हो गया, इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। या फिर आप पहाड़ों पे चले गए थे, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको जो है कोई लंग की प्रॉब्लम है या सीओपीडी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। पर उनमें से कौन सा है वो कैसे पता लगेगा, इन बाकी सब चीज़ों से। तो आओ अब बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये आपके पास आरबीसी है, मैं इसको एक रेड पेन से बताता हूँ। ये आपके आरबीसी है, तो आरबीसी के अंदर आपके क्या होता है, यहाँ पर होता है हीमोग्लोबिन भरा हुआ होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पर ये आपकी आरबीसी है, ये आरबीसी के अंदर ये क्या भरा हुआ है, ये पूरा हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। और वास्तव में हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन और CO2 के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ O2 एवं CO2 का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का काम है। हीमोग्लोबिन कितना होता है, देखो यहाँ पर लिखा है 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि अगर मैं 100 ml खून लूँगा, 100 ml खून लूँगा तो उसमें कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन, 13.5 से 17.5 ग्राम होना चाहिए आपके पास हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वो क्या होगा, एनीमिया उसको बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, एनीमिया बोला जाएगा, खून की कमी। अब इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप जो है डॉक्टर के पास जाते हो और वहाँ पर आपने सीबीसी करवाई और सीबीसी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन आता है जैसे 10.4 ग्राम पर डेसीलीटर। इसको डेसीलीटर बोला जाता है, यानी कि 100 ml में आपका केवल 10.4 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या है, एनीमिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका आता है कितना, 13 ग्राम पर डेसीलीटर, तो इसका मतलब है अगर आप पुरुष हैं तो आपको क्या बोला जाएगा, आपको एनीमिया है। लेकिन आप अगर महिला है, ठीक है, और आपका 13 ग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है तो आपको एनीमिया नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा नॉर्मल है, आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, ठीक है। इसको एक सीबीसी की रिपोर्ट से समझते हैं। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन। अगर इसकी रेफरेंस रेंज देखोगे तो 13 से 17 है, जो कि हर अपनी अपनी लैब की अलग होती है। और इस आदमी का जो रिज़ल्ट आया वो 13 आया है। इसका मतलब है कि ये आदमी बिल्कुल नॉर्मल है, इसको एनीमिया नहीं है। एक रिपोर्ट यहाँ देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की रेंज 13.5 से 18 लिखी हुई है और इसका हीमोग्लोबिन 16 आया है। इसका मतलब इसका भी हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, यानी इसको एनीमिया नहीं है। इस पेशेंट की आप हीमोग्लोबिन रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ पर नॉर्मल रेंज 12 से 18 है और यहाँ पर हीमोग्लोबिन 6.1 आया है, यानी कि 12 से बहुत ज़्यादा कम आया है, यानी कि इस पेशेंट को क्या है, एनीमिया है। तो दो चीज़ें अपन ने देख ली, आरबीसी काउंट भी इसका रेफरेंस रेंज से कम आया था और हीमोग्लोबिन भी इसका रेफरेंस रेंज से कम आया, यानी कि ये दोनों चीज़ें तो मुझे क्या बता रही है कि इस पेशेंट को क्या है, एनीमिया है।
अब बाकी तीसरा पैरामीटर अपन देखते हैं जो कि है एससीटी या हीमोक्रिट, या इसी को ही कभी कभी यहाँ पर पीसीवी लिख देते हैं। देखो इस रिपोर्ट में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पीसीवी। इसी को कभी कभार एससीटी लिख देते हैं या इसी को कभी कभार पीसीवी लिख देते हैं। हालांकि इनमें थोड़ा सा अंतर होता है पीसीवी और एससीटी में, लेकिन आपके लेवल पे इसको ये समझो कि ये दोनों ही एक ही चीज़ होते हैं। अब क्या होता है एससीटी पीसीवी, वो अपन यहाँ देखते हैं। देखो क्या है एससीटी और पीसीवी क्या है। एससीटी को हीमोक्रिट बोला जाता है, हीमोक्रिट या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। अब ये होता क्या है, कुल रक्त में कुल आरबीसी का प्रतिशत। जैसा कि अपन ने देखा था कि खून के अंदर 55% तो क्या होता है आपके पास प्लाज्मा, और 44% आपके पास क्या होता है, आरबीसी होता है, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता है। देखो एक रेंज होती है, जैसे मेन के अंदर 41 से 50%, वुमेन के अंदर 36 to 48% और चिल्ड्रन में 30 to 44% इसमें हीमोक्रिट होता है। यानी कि इस पूरे खून के अंदर आपका आरबीसी वाला पार्ट कितना है वो बताता है आपका हीमोक्रिट। यानी कि कुल रक्त में आपके पास आरबीसी कितनी है, कुल रक्त में कुल आरबीसी का प्रतिशत कितना है, वो अपना हीमोक्रिट बताता है। जैसे 100% है पूरा ब्लड तो ये 55% है और ये 44% है, और इसके बीच में एक छोटा सा पार्ट जिसमें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होता है वो 1% होता है। लेकिन ये अपन ने मोटा मोटा देखा है। नॉर्मल वैल्यू की बात करोगे तो यहाँ पर एक रेंज में होता है, फिक्स ऐसा नहीं होता है 44%, एक रेंज में होता है। अगर 41 से 50 के बीच में है तो वो नॉर्मल होगा, 36 से 48 के बीच में है महिला में तो वो नॉर्मल होगा। इसको एक रियल आपके पास सीबीसी रिपोर्ट से चेक करते हैं। इस रिपोर्ट में देखो हीमेटोक्रिट, या इसी को एससीटी बोल देते हैं या इसी को पीसीवी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू क्या लिखी हुई है, 40 से 52 के बीच में लिखी हुई है, ठीक है। हर एक लैब का अपना अलग होता है, और ये इसके नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहा है, 47.2 आ रहा है। तो बिल्कुल ये हीमेटोक्रिट नॉर्मल है। अगर इस रिपोर्ट में देखोगे तो इस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर पीसीवी लिखा हुआ है, यहाँ एससीटी लिखा हुआ था या हीमेटोक्रिट लिखा हुआ था तो भी आपका सेम ही बात थी। तो 40 to 50 के बीच में होना चाहिए, 45 है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब एक और आपको दिखाता हूँ सीबीसी। इस सीबीसी रिपोर्ट में देखो आप, नॉर्मल रेंज 40 to 50 है और इसके हैं 22.3, यानी कि हीमेटोक्रिट आपके पास क्या है, बहुत कम है। हीमेटोक्रिट कम है, इसका क्या मतलब है, कम होने का क्या मतलब है वो अपन देखते हैं। अगर हीमेटोक्रिट जो है हाई है, यानी कि हीमेटोक्रिट 40 से 50 से भी ज़्यादा है, मान लीजिए आपका आता है 60, तो उसका मतलब क्या है, हीमेटोक्रिट कम ज़्यादा होने का मतलब क्या है, या तो डिहाइड्रेशन हो गया हो, यानी कि शरीर में तरल पदार्थों की कमी हो गई हो जिससे खून गाढ़ा हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, तो मैंने बताया था ऑक्सीजन की कमी होगी तो आरबीसी बढ़ जाएगी, आरबीसी बढ़ जाएगी तो आपके पास इस वाले ट्यूब के अंदर आरबीसी ज़्यादा आएगी, ठीक है, आरबीसी ज़्यादा आएगी, प्लाज्मा थोड़ा कम आएगा, ठीक है। यही सेम स्लीप एपनिया, फेफड़ों की बीमारी में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता तो आरबीसी बढ़ जाती है। अधिक ऊंचाई पर जैसे पहाड़ों पर रहने से वहाँ हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है तो आरबीसी बढ़ जाती है। या बोन मेरो की कोई बीमारी हो जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया वेरा, यानी कि बोन मेरो की ऐसी बीमारी जिसके अंदर बोन मेरो ज़्यादा आरबीसी बनाने लग जाता है, तो उस कंडीशन में भी हीमेटोक्रिट ज़्यादा होगा। यानी हीमेटोक्रिट कब ज़्यादा होगा, हीमेटोक्रिट तब ज़्यादा होगा जब आरबीसी भी ज़्यादा होगी, और इन सब कंडीशन के अंदर आरबीसी ज़्यादा होती है, जो अपन ने पहले भी देखा था। किसमें, अपन ने पॉलीसाइथेमिया के अंदर जब देखा था उसमें भी ये सेम चीज़ देखी थी। अब हीमेटोक्रिट कब कम हो जाता है, हीमेटोक्रिट कब कम हो जाता है वो देखते हैं एनीमिया के केस में, क्योंकि एनीमिया में आरबीसी भी तो कम हो जाती है। अब आरबीसी एनीमिया आयरन की कमी से भी हो सकता है, B12 विटामिन B12 की, फोलिक एसिड की कमी से भी हो सकता है। आपको मान लीजिए कोई चोट लग गई उसकी वजह से खून बह गया तो आरबीसी की कमी हो जाएगी। आपके शरीर में कोई अल्सर है, शरीर में जैसे पेट में छाले हो जाते हैं, या फिर आपको जो है बवासीर यानी कि हेमरोइड्स बोलते हैं जिनको, तो उनसे खून क्या होता है, धीरे धीरे निकलता रहता है, ठीक है। तो धीरे धीरे खून निकलता रहेगा तो शरीर में आरबीसी की कमी हो जाएगी तो आपका हीमेटोक्रिट
कम हो जाएगा। और महिलाओं के अंदर मान लीजिए हेवी पीरियड्स आ गए, हेवी पीरियड्स का मतलब है ज़्यादा पीरियड्स आ गए, 3 दिन 4 दिन पीरियड्स आते हैं, लेकिन एक महिला में 6-7 दिन से पीरियड्स आ रहे हैं, तो उसमें उससे क्या होगा, उसका खून बहुत ज़्यादा बह जाएगा, और खून ज़्यादा बह गया तो मतलब आरबीसी कम हो गई, लाल रक्त कणिकाएँ कम होगी, मतलब हीमेटोक्रिट कम हो जाएगा। तो हीमेटोक्रिट को कैसे समझ सकता हूँ? हीमेटोक्रिट को मैं समझ सकता हूँ, अगर आरबीसी ज़्यादा है तो हीमेटोक्रिट भी ज़्यादा है, अगर आरबीसी कम है तो आपका हीमेटोक्रिट भी कम होगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख लो, ठीक है, वो चीज़ें देख लो। ओवर हाइड्रेशन, ज़्यादा पानी पी लिया, देखो ज़्यादा पानी पी लिया उससे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है और आपको जो है बोतल चढ़ा दी, अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं बोतल चढ़ाना, जिसमें आपको नॉर्मल सलाइन का एक बोतल चढ़ा दी जाती है। तो बोतल में क्या होता है, एक तरह का पानी ही तो होता है, नमक का पानी बोलते हैं जिसको, NS। तो वो चढ़ा दिया तो आपका खून तो पतला हो जाएगा ना, अगर खून पतला हो जाएगा तो फिर पानी वाला पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, ये इस पूरी ट्यूब में पानी ज़्यादा भरा रहेगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, आरबीसी कम दिखाई देगा, ठीक है। तो आपका एसिडिटी कम हो जाएगा। कोई किडनी की डिजीज़ हो गई, वो मैंने पहले भी बताया था, जो कोज मैंने आरबीसी कम होने के बताए थे एनीमिया के, वो सारे इसमें आ जाएंगे। जो कोज मैंने पॉलीसाइथेमिया के बताएंगे वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो किडनी की डिजीज़ में इरिथ्रोपोइटिन नहीं निकलेगा तो आपके पास आरबीसी नहीं बनेगी, और आरबीसी नहीं बनेगी तो फिर आपका हीमेटोक्रिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो उस वाले केस में देख, इस पेशेंट का हीमेटोक्रिट जो है आपके पास कम दिखाई दे रहा है, और यहाँ से दोनों से क्या पता लगाता है कि इसको एनीमिया है, ठीक है। पता लगा था ना अपन को कि इसको क्या है, एनीमिया है, और इसका हीमेटोक्रिट भी कम हो रहा है। तो हीमेटोक्रिट कम होने के क्या क्या रीज़न थे? हीमेटोक्रिट कम होने के कारण थे एनीमिया, और क्या था, किडनी की डिजीज़ हो गई हो, या फिर हो सकते हो आपको पानी की बोतल चढ़ी हो, यानी कि ओवर हाइड्रेशन हो गया हो आपका, या फिर क्या हो सकता है, कई सारी चीज़ें बताई थी। तो इसमें 2 में एनीमिया आ रहा है, तो इसका एक रीज़न है कि इसको एनीमिया है, इसलिए इसका हीमेटोक्रिट आपके पास बढ़ गया है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब ये चौथी चीज़ देखते हैं, MCV। ये MCV क्या होता है? देखो, MCV का मतलब होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। देखो शरीर में क्या होते हैं, बहुत सारी आरबीसी होती है, ये बहुत सारी आरबीसी हमने बना दी। देखो आरबीसी लाल कलर की होती है, तो मैं लाल कलर से बना रहा हूँ। देखो अब आरबीसी की साइज़ की मैं बात करूँ ना, तो ये लगभग 7 माइक्रोन 7.5 माइक्रोमीटर के बराबर होती है ना। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर इसके बराबर होती है, ठीक है, इतनी साइज़ होती है। तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है, और हीमोग्लोबिन इसके अंदर खाली जगह होगी तभी तो भरा रहेगा, यानी कि इसका कुछ ना कुछ आयतन भी होता है, ठीक है। आरबीसी का कुछ ना कुछ आयतन होता है। तो एक आरबीसी का आयतन कितना है? एक आरबीसी का आयतन कितना है, उसी को क्या बोला जाता है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। अब ये अच्छा ये बताओ, क्या एक आरबीसी का आयतन निकालना पॉसिबल है क्या? आप ब्लड में से केवल एक आरबीसी निकाल के उसके आयतन को कर सकते हो क्या? पता नहीं कर सकते। इसलिए अपन क्या करते हैं, सभी आरबीसी जो अपन ने सैंपल लिया था ना ब्लड का, उसमें सभी आरबीसी का अपन क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं, और उसका क्या ले लेते हैं, औसत ले लेते हैं। तो वो अपने पास क्या आ जाता है, औसत। औसत मीन का मतलब औसत कार्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी कि औसत वॉल्यूम आ जाता है। ये मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम का मतलब है औसतन एक आरबीसी का वॉल्यूम कितना होगा वो बताता है, ठीक है। तो यह औसत आकार और वॉल्यूम को नापता है, यानी कि एक आरबीसी का औसत आयतन कितना होता है, 80 से 100 फेम्टोलीटर। आयतन को किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, लेकिन फेम्टो का मतलब क्या होता है, बहुत कम होता है। फेम्टो देखो ऐसा होता है, एक होता है डेसी, एक होता है सेंटी, एक होता है मिली, एक होता है माइक्रो, और एक होता है फेम्टो, एक होता है एटो। तो ये डेसी मतलब होता है 0.1, सेंटी होता है 0.001, मिली होता है 0.0001, है ना। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो फेम्टो जो होता है इसी तरह से आपके पास एक बहुत कम यूनिट होती है। तो इसका आयतन कितना होता है, 80 से 100 फेम्टोलीटर होता है। अब मान लो इसका आयतन बढ़ जाए, इस इमेज को देखो, ये अपनी नॉर्मल आरबीसी है, ये नॉर्मल आरबीसी है। अब मान लो इस आरबीसी का आयतन बढ़ जाए, ये देखो ये कैसा बढ़ गया, इतनी बड़ी हो गई है आरबीसी, तो इसका आयतन बढ़ गया। ऐसा भी तो हो सकता है इस आरबीसी की साइज कम हो जाए, यानी कि इसका आयतन कम हो जाए,
हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आरबीसी का आयतन बढ़ जाता है और कई बार आरबीसी का आयतन कम हो जाता है। अगर आरबीसी का आयतन बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एमसीवी बढ़ गया, और अगर आरबीसी का आयतन कम हो गया तो मतलब एमसीवी कम हो गया। सही है, बिल्कुल समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखो आप, एमसीवी कब बढ़ जाता है, विटामिन बी12 की कमी हो जाती है तब आरबीसी का आयतन बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, बी12 की कमी होती है तो नॉर्मल आरबीसी इतनी है, तो बी12 की कमी होने पर आरबीसी फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, यानी आयतन बढ़ जाता है। फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो भी बढ़ जाता है। लीवर की कोई बीमारी हो तो, अच्छा लीवर की बीमारी क्यों, क्योंकि बी12 जो होता है ना वो लीवर में जाके ही स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर लीवर की प्रॉब्लम हो गई तो बी12 कमी हो जाएगी, बी12 की कमी हो गई मतलब आरबीसी फूल जाएगी। अल्कोहल अगर आप पीते हो तो अल्कोहल से लीवर खराब होता है और लीवर खराब होने से आपके पास बी12 की कमी हो जाएगी। हाइपोथायरॉयडिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है, आपकी आरबीसी फूल जाती है। लो एमसीवी का मतलब क्या है, आरबीसी आपकी छोटी हो जाएगी। अगर मैं इसको नॉर्मल बोलूँ तो ये आपके पास क्या होगा, हाई एमसीवी। और इस कोशिका को मैं हाई एमसीवी नहीं बोलूँगा, इसको मैं अब बोल देता हूँ मैक्रोसाइट। मैक्रो मतलब बड़ी, आरबीसी फूल गई ना, बड़ी, साइट मतलब कोशिका, ये बड़ी कोशिका बन गई, अब बड़ी कोशिका बन गई है फूल के। लो एमसीवी अगर ये नॉर्मल आरबीसी है तो इससे भी छोटी हो जाती है। अगर मैं इसको नॉर्मल बोलूँ तो ये क्या हो जाएगी, माइक्रोसाइटिक आरबीसी। माइक्रो मतलब छोटी, साइट मतलब कोशिका, कौन सी कोशिका, आरबीसी। आरबीसी एक कोशिका है। तो आयरन डेफिनेशन, जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो आरबीसी छोटी हो जाती है, यानी कि एमसीवी लो हो जाता है। जेनेटिक थैलेसीमिया, अगर कोई थैलेसीमिया का पेशेंट है, जैसे आप कैंसर हॉस्पिटल्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको थैलेसीमिया के बहुत सारे पेशेंट मिल जाएंगे, तो उन पेशेंट के अंदर आप देखोगे ना तो उनके अंदर आरबीसी बहुत छोटी छोटी होती है, ठीक है। और कोई लंबे समय से कोई डिजीज़ चल रही है या इन्फ्लामेशन चल रहा है, जैसे कैंसर हो रखा है किसी पेशेंट को, खून का कैंसर हो रखा है, ब्लड कैंसर हो रखा है या कोई और कैंसर हो रखा है, तो लंबे समय से कोई अगर डिजीज़ चल रही है तो उसके अंदर भी आपके आरबीसी छोटी हो जाती है। इसको अच्छे से समझते हैं, देखो इसको एक एग्जांपल से इसी पेशेंट का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप देखो कि ये एमसीवी है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके अंदर एमसीवी देखो ये लिखी हुई है और इसकी नॉर्मल रेंज लिखी हुई है, ठीक है। इसको बाकी को मिटा देता हूँ। देखो एमसीवी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, 83 to 101, हर एक लैब की अलग अलग होती है। अब इसकी एमसीवी कितनी है, 8.724, यानी कि 83 से 101 के बीच में होनी चाहिए और ये इसके बीच में ही है। यानी कि इसको जो है एमसीवी मैक्रोसाइट भी नहीं है, इसकी आरबीसी बड़ी भी नहीं हुई और छोटी भी नहीं हुई, ठीक है। छोटी भी नहीं हुई, बड़ी भी नहीं हुई, तो कैसी है, नॉर्मल है। तो इसी को बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। अगर ये कम हो जाती, मान लो ये हो जाती 80, तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक। और अगर ये हो जाती मान लो 120 तो इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइटिक। मतलब आरबीसी बड़ी भी नहीं हुई, छोटी भी नहीं हुई, नॉर्मल है ना। तो क्या पता लगा, इससे पता लगा एनीमिया है, इससे भी पता लगा एनीमिया है। हीमेटोक्रिट से क्या पता लगा, हीमेटोक्रिट इसका कम हो गया, इससे भी अपने को क्या पता लगा, एनीमिया है। एमसीवी से पता लगा कि अपनी साइज तो इनकी नॉर्मल है, नॉर्मोसाइटिक है, नॉर्मल, यानी कि आरबीसी न तो फूली है न छोटी हुई है, नॉर्मल साइज की है। अब ये अगला एमसीएच क्या होता है वो देखते हैं। एमसीएच का मतलब होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। जैसा अपन ने देखा था एक आरबीसी के अंदर क्या भरा होता है, बहुत सारा हीमोग्लोबिन भरा होता है। तो एक आरबीसी के अंदर कितना सारा हीमोग्लोबिन भरा हुआ है उसी को बोलते हैं मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। यानी कि एक लाल रक्त कोशिका के अंदर हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा को नापता है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 27 to 33 पिकोग्राम। ये पिकोग्राम क्या है, अब देखो जैसे होता है किलोग्राम, जैसे होता है ग्राम, तो ग्राम से भी छोटा क्या होता है, उससे भी बहुत छोटा, उससे भी बहुत छोटा, उससे भी तो बहुत छोटा होता है पिकोग्राम, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो
पिकोग्राम बहुत कम होता है। ठीक है, तो इतना सा देखो यार, देखो ना आरबीसी कितनी छोटी होती है, अपने को नंगी आंखों से दिखती है क्या? नहीं दिखती है। तो जब आरबीसी इतनी छोटी है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी बहुत कम होगा ना, तो उसको दर्शाते हैं पिकोग्राम से। ग्राम यानी वजन और पिकोग्राम यानी कि बहुत कम। अब एमसीएच यानी कि एक रक्त कोशिका के अंदर हीमोग्लोबिन कब बढ़ जाता है? अब मान लो कोशिका फूल गई, मान लो किसी भी तरह से कोशिका फूल गई। अब कोशिका फूल गई तो उसमें हीमोग्लोबिन भी तो बहुत सारा आ जाएगा। अगर कोशिका छोटी हो गई, अगर ये नॉर्मल कोशिका मैं बनाऊं, तो अगर कोशिका फूल गई, आरबीसी फूल गई, तो बहुत सारा हीमोग्लोबिन आ जाएगा उसमें, तो आपका एमसीएच बढ़ जाएगा। एमसीएच का बढ़ना मतलब एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। अगर ये मैं नॉर्मल अगर बनाऊं और कोशिका अगर छोटी हो गई, तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो पहले आ रहा था उससे कम आएगा, तो मतलब एमसीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बताओ ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर जो है आरबीसी जो है फूल जाती है? तो B12 की कमी होती है, फोलिक एसिड की कमी होती है, तो आरबीसी फूल जाती है। तो आरबीसी फूल जाएगी तो इसके अंदर बहुत सारा हीमोग्लोबिन आ जाएगा। और अगर आरबीसी छोटी किस कंडीशन में होती है, तो आयरन की कमी हो जाती है, थैलेसीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आरबीसी छोटी हो जाती है, तो इसमें कम हीमोग्लोबिन आएगा, मतलब एमसीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इस पेशेंट की रिपोर्ट देखो, यहाँ पर एमसीएच देखो, यहाँ पर मैं बाकी चीज़ों को मिटा देता हूँ। यहाँ पर एमसीएच देखोगे तो एमसीएच की नॉर्मल वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 27 से 32 ग्राम। हर एक लैब की अपनी अलग अलग होती है। देखो पिकोग्राम में लिखा हुआ है ना, पिकोग्राम, पीजी मतलब पिकोग्राम। अब 27 से 32 के बीच में होना चाहिए, और इसके कितने हैं? 24.1। 24.1 मतलब 27 से कम है, यानी कि एमसीएच क्या है? इसके कम है। एमसीएच कम मतलब हीमोग्लोबिन कम। एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन कब कम होगा? जब आरबीसी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, छोटी आरबीसी हो जाएगी। ठीक है, आरबीसी छोटी हो गई मतलब छोटी आरबीसी में कम हीमोग्लोबिन आएगा, तो एमसीएच क्या हो गया? कम हो गया। तो इससे क्या पता लगा? एनीमिया है, इससे भी एनीमिया है, इससे एनीमिया है, इससे पता लगा कि नॉर्मोसाइटिक है, यानी कि एमसीवी क्या है? नॉर्मल मतलब नॉर्मल, ना तो बड़ी हुई है ना छोटी हुई है। लेकिन एमसीएच से क्या पता लगा कि हीमोग्लोबिन कम हो गया एक आरबीसी में, यानी कि आरबीसी छोटी हो गई है आपके पास। ठीक है, ठीक है। तो अब छोटी आरबीसी, यहाँ तो आप कह रहे हो कि नॉर्मल है आरबीसी, ना तो बड़ी है ना छोटी हुई है, नॉर्मल है। देखो यार ऐसा होता है ना कि जैसे ये नॉर्मल है, इससे थोड़ी सी छोटी हुई होगी तो एमसीवी नॉर्मल आ सकता है ना, लेकिन एमसीएच छोटा है मतलब हीमोग्लोबिन तो इसमें क्या हो गया? कम हो गया। तो यानी कि छोटी आरबीसी हो या ना हो, लेकिन हीमोग्लोबिन इसमें क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसमें कम हुआ है एक आरबीसी में। ठीक है, अब ये एमसीएससी क्या होता है वो अपन देखते हैं। एमसीएससी क्या होता है? ये होता है मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। देखो यार इसको एक ऐसे समझो ना कि लाल रक्त कोशिकाओं के एक निश्चित आयतन में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा को ये नापता है। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं एक आसान भाषा में समझाऊँ ना, तो ये ऐसा है कि कोई भी आरबीसी जो है कितनी ज़्यादा गहरी लाल है और कितनी ज़्यादा कम गहरी लाल है। कम गहरी लाल, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा आरबीसी में तो वो उतनी ही ज़्यादा गहरी लाल होगी, जितना कम हीमोग्लोबिन होगा वो उतनी ही कम गहरी लाल होगी, मतलब पीली दिखाई देगी अपने को। जितना कम होगा उतनी पीली दिखाई देगी। तो पूरी आरबीसी के अंदर है ना, अगर कम हीमोग्लोबिन होगा तो वो पीली दिखाई देगी, और अगर वो ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो वो अच्छे से लाल दिखाई देगी। तो यही दिखाता है कि एमसीएससी क्या है। हाई एमसीएससी का मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, यानी कि हाइपरक्रोमिक दिखाई दे रही है, हाइपरक्रोमिक। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? लो एमसीएससी का मतलब क्या है? लो एमसीएससी का मतलब है कि हीमोग्लोबिन कम है ना, तो ये पीली दिखाई दे रही है। ठीक है, आरबीसी कैसी दिखाई दे रही है? पीली पीली दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर ये आरबीसी पीली पीली दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये लाल लाल दिखाई दे रही है। तो एमसीएससी जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा हाइपरक्रोमिक दिखाई देगा, और जितना कम होगा वो हाइपोक्रोमिक दिखाई देगा। तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हाइपरक्रोमिक दिखाई देता है? देखो हाइपरक्रोमिक दिखना बहुत रेयर है, क्योंकि एक आरबीसी के अंदर आप बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन नहीं भर सकते।
जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन भरोगे उतना ही ज़्यादा कलर आएगा। तो एक आरबीसी में तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन नहीं भर सकते, इसलिए ये दुर्लभ है कि आपको बहुत कम ऐसे पेशेंट होंगे जिनके अंदर हाइपरक्रोमिक कंडीशन देखने को मिलेगी। हाँ, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस के अंदर साइटोसिस जो होता है, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अगर सीवियर गंभीर रूप से जल गया है तो को दिखाई दे सकता है। कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन लो MCSC तो आपको बहुत सारी चीज़ों में दिख सकता है ना। तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि आयरन की कमी हो गई तो दिख सकता है, थैलेसीमिया में दिख सकता है, लेड की पॉइजनिंग हो जाए उसमें आपको ये दिख सकता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से देखो। RDW क्या होता है? रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। रेड सेल की डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होती है, यानी कि आपके रेड ब्लड सेल्स के साइज में कितना अंतर है, ये उसको मापता है। ज़्यादा होने का मतलब है कि आपकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी रेड सेल्स के बीच में काफ़ी अंतर होता है। देखो एक चीज़ समझो, आप अपने खून के अंदर क्या होता है, नॉर्मल आरबीसी तो होती ही है, नॉर्मल आरबीसी तो होती है, लेकिन कुछ छोटी आरबीसी भी होती है, कुछ बड़ी आरबीसी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? नॉर्मल आरबीसी होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि छोटी आरबीसी नहीं मिलेगी अपने शरीर में, छोटी आरबीसी भी मिलेगी, बड़ी आरबीसी भी मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी मिलेगी? जो नॉर्मल आरबीसी होती है ना, जिसकी साइज 5.4 माइक्रोमीटर होती है, वो सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, पर बाकी की सेल भी मिलती है, छोटी भी मिलती है, बड़ी भी मिलती है। एक नॉर्मल आदमी में तीनों मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी मिलेगी? जो नॉर्मल साइज की होगी। अब RDW क्या है? RDW ये बताता है कि आपकी सबसे छोटी सेल और सबसे बड़ी सेल कितनी सारी है और नॉर्मल सेल कितनी सारी है, वो ये चीज़ बताता है कि इन सब में अंतर कितना है, सबसे छोटी सेल्स कितनी है, सबसे बड़ी सेल्स कितनी है, वो ये चीज़ें बताता है। अब RDW के भी दो पार्ट होते हैं। RDW एक होता है CV और एक RDW SD, ये दो चीज़ें होती है। अब क्या होता है RDW CV? CV का मतलब होता है कि आपकी जो मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी कि आपका जो एक आरबीसी की साइज है, एक आरबीसी की जो साइज है, कि साइज जो है उसके मुकाबले में कितनी छोटी और कितनी बड़ी है, उसका परसेंटेज है। इसके मुकाबले में कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, ठीक है, उसको ये बताता है। ठीक है, हो सकता है इसके मुकाबले के अंदर बहुत सारी बड़ी हो, इसके मुकाबले में बहुत सारी कम हो, तो ये उनका प्रतिशत को बताता है। कब बढ़ जाता है RDW? जब इनमें बहुत सारा वेरिएशन होगा, जैसे आयरन डेफिशिएंसी में भी बढ़ेगा क्योंकि इसमें कोशिका छोटी हो जाएगी, B12 में बड़ी हो जाएगी कोशिका, फोलेट में भी बड़ी हो जाएगी। तो नॉर्मल की तुलना में छोटी हो बड़ी हो गई तो भी RDW बढ़ गया क्योंकि इनके बीच में अंतर बढ़ गया ना। ठीक है, और छोटी हो गई तो भी इनके बीच का RDW बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटी हो गई। तो नॉर्मल की तुलना में कितनी सारी छोटी है वो बताता है, तो बहुत सारी छोटी हो जाएगी ना ये। ठीक है, उसके बाद मिक्स्ड एनीमिया हो गया, आयरन डेफिशिएंसी भी है, B12 भी है, तो आपके छोटी सेल भी मिलेगी, बड़ी सेल भी मिलेगी। ठीक है, कोई रीसेंट ब्लड मतलब अभी भी आपको खून चढ़वाया है किसी से, तो उसकी कोशिकाएं कुछ अलग नाप की होगी, आपकी कोशिकाएं कुछ अलग नाप की होगी, तो उनकी कोशिकाओं की साइज में अंतर होएगा तो वो दिखेगा। कम होने का मतलब है कि आपका जो है नॉर्मल की तुलना में अगर RDW कम है, इसका मतलब क्या है कि आपकी बाकी की जो कोशिकाएं हैं वो भी नॉर्मल साइज की है या बहुत कम वेरिएशन हो उनके अंदर। तो यही चीज़ बताया गया है इसमें कि अगर सभी रेड ब्लड सेल बिल्कुल एक जैसी और समान है, जो कि सेहत के लिए अच्छा है, तो RDW जो है वो क्या होना चाहिए आपका? RDW जो है कम होना चाहिए आपका, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो। अगर ज़्यादा है इसका मतलब है आपके शरीर के अंदर छोटी बड़ी कोशिकाएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर आप देखो RDW CV। RDW CV का मतलब क्या है? MCV की तुलना में कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल रेंज है 11.5 से 14.5 और इसकी है 25.8। ठीक है, तो 25.8 का मतलब क्या है कि नॉर्मल की तुलना में या तो बहुत बड़ी कोशिकाएं हैं या बहुत छोटी कोशिकाएं हैं। ठीक है, नॉर्मल भी है लेकिन वेरिएशन बहुत ज़्यादा है,
बड़ी कोशिकाएं भी बहुत ज़्यादा है या छोटी कोशिकाएं भी बहुत ज़्यादा है। अब दोनों में से कोई से भी हो सकती है, या तो बड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है या छोटी बहुत ज़्यादा। लेकिन अपने को क्या पता है, आरबीसी में एनीमिया हुआ, हीमोग्लोबिन से एनीमिया, इससे हीमेटोक्रिट से एनीमिया, इससे एमसीवी से नॉर्मोसाइटिक पता लगा अपने को। एमसीएस से अपने को कम हीमोग्लोबिन है, एमसीएस से छोटी है, यानी कि छोटी आरबीसी है। इसका मतलब आरडीसीवी यहाँ पर नॉर्मल क्यों आ रहा है, क्योंकि एबनॉर्मल क्यों आ रहा है, क्योंकि आरबीसी से छोटी कोशिकाएं बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल कोशिकाएं तो है लेकिन छोटी भी बहुत सारी है, छोटी आरबीसी भी बहुत सारी है। अभी एसडी क्या होता है वो देखते हैं। एक है आरडीडब्ल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 गेंदें हैं, एक की साइज़ में बताता हूँ 5, एक 6 है, एक 5 है, एक 5.5 है, एक 6.5 है, एक 7.1 है, एक जो है 5.2 है, एक 5.3 है। ऐसे ही आपके पास 2 बोले और है 5.2 और 5.9, ठीक है। तो आपके पास 10 बोले हैं, तो अगर आप इनको देखोगे ना तो इनकी साइज़ लगभग बराबर है। देखो लगभग बराबर है ना, कोई भी 7 से ऊपर नहीं गया है, कोई भी 5 से नीचे नहीं गया है ना। तो 7 इसकी मैक्सिमम लिमिट है, 5 इनकी, तो 7 और 5 से इनसे कोई नीचे नहीं गया है। मतलब अंतर कितने का आया, सिर्फ 2 का अंतर है। 2, कोई भी 5 से नीचे नहीं है, कोई भी 7 से ऊपर नहीं है। तो इन दोनों का मतलब 2 का डेविएशन है, इसमें 2 का आपके पास चेंज आ रहा है। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा भी है कि आपके पास 10 बोले हैं और उसमें से एक है 3 की, एक है 2 की, एक है 6 की, एक है 9 की, एक है 10 की, एक है 12 की, एक है 8 की, एक है 7 की, एक है 6 की और एक है 2 की। तो आप यहाँ देखोगे ना तो यहाँ पे अंतर बहुत ज़्यादा है। कोई बहुत बड़ी है जैसे 12 तक की है, कोई बहुत छोटी है यानी 10 तक की है ना। तो यहाँ पर आपको अंतर कितने का आया, 8 का आया। तो इसका मतलब क्या है, अगर अंतर बहुत कम आ रहा है ना तो इसका मतलब है एसडी बहुत कम है, और अंतर बहुत ज़्यादा आ रहा है ना इसका मतलब एसडी बहुत ज़्यादा है। यही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपके शरीर में अगर करोड़ों कोशिकाएं हैं ना, अगर उनमें अंतर बहुत ज़्यादा है, उनकी कोशिकाओं की साइज में, उनके आयतन में अंतर बहुत ज़्यादा है ना, तो आरडीडब्ल्यू क्या होगा, आरडीडब्ल्यू एसडी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन उनके साइज में अंतर बहुत कम है ना, तो वो क्या होगा, आरडीडब्ल्यू जो होगा एसडी आपका बहुत कम होगा। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी कोशिकाओं के साइज़ में अंतर बहुत ज़्यादा है, एक 2 माइक्रोन की है, एक 3 माइक्रोन की है, एक 12 माइक्रोन की है, तो साइज में अंतर बहुत ज़्यादा है, तो उनका आरडीडब्ल्यू एसडी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, आपकी नॉर्मल कोशिकाएं तो होती है और साथ में बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती है, तो इनके अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो गया, एक बड़ी है एक छोटी है, तो मतलब आरडीडब्ल्यू बहुत ज़्यादा होगा। उसी तरह कई बार टूट जाती है कोशिकाएँ, हीमोलाइटिक एनीमिया के उनमें होता है, बोन मेरो या माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में, इन सब में देखने को मिलता है। कम क्यों हो जाता है, कम होने का मतलब है कि अंतर बहुत कम है, उनके कोशिकाओं के साइज़ में अंतर बहुत कम है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना यार, सब 7 माइक्रोन के आसपास की रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी चीज़ क्या है, आरडीडब्ल्यू एसडी बहुत कम होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आरडीडब्ल्यू एसडी क्या है, नॉर्मल वैल्यू 39 to 46 होनी चाहिए, लेकिन इनका क्या है 80 है। 80 आरडीडब्ल्यू एसडी का मतलब क्या है, साइज के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, यानी कि नॉर्मल है, बहुत छोटी भी होगी, बहुत बड़ी भी हो सकती है। अब चूंकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी आरबीसी की बात की, तो मतलब यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी आरबीसी है, यानी कि साइज के अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो अपन ने क्या देखा था, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में ये ज़्यादा होता है। तो ये जो मैं पेशेंट की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ना, ये रिपोर्ट किनकी है, ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम वाले की है। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के अंदर एनीमिया भी होता है, और उनके अंदर क्या होता है, एनीमिया होता है। तो एनीमिया भी आपको देखने को मिल गया इसमें, और आपको जो है यहाँ पर बाकी चीज़ें भी देखने को मिल गई। तो ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम वाले पेशेंट की मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, और उससे आपने पूरा पता लगा लिया कि इस बंदे को क्या हो सकता है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो सकता है। हालांकि मोटी मोटी चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि एनीमिया है। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम तो मैंने इस वाले पैरामीटर से बताया है, ठीक है। तो एनीमिया, अब इसको अपन पूरा देख ले, समरी देख लेते हैं आरबीसी पैरामीटर की। यहाँ आरबीसी का काउंट बहुत कम है नॉर्मल की तुलना में, यानी कि इस पेशेंट को ज़रूर एनीमिया हो सकता है।
यहाँ पर हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है, यानी कि हीमोग्लोबिन कम है तो मतलब एनीमिया हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे हीमेटोक्रिट, हीमेटोक्रिट क्या है, बहुत कम है, मतलब एनीमिया है इसको। हालांकि बहुत सारी कंडीशन में भी हो सकता है। 83 से 101 MCV, यानी कि एक आरबीसी की साइज़ कितनी है। अब एक आरबीसी की साइज़ जो है यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 87 नॉर्मल है, मतलब नॉर्मोसाइटिक है ना। 27 से 32 है, 27 से 32 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 24.1 है हीमोग्लोबिन, यानी कि एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। किससे पता लगा, MCS से पता लगा। MCS 32 से 35 होनी चाहिए, ये 27 से मतलब कम है, MCSC मतलब कम है, यानी कि ये हाइपोक्रोमिक है। मैंने बताया था ना, हाइपोक्रोमिक बोलते हैं। और RDW जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, साइज के अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी छोटी सेल्स हैं, बहुत सारी बड़ी सेल्स हैं, बहुत सारी नॉर्मल सेल्स हैं। ये क्या है, इसमें भी एबनॉर्मल है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। MCV की तुलना में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, इन दोनों में ये अंतर है, ठीक है। तो अब देखो इसमें एनीमिया तो है ही, अब कौन सा एनीमिया है, नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। तो इसको कौन सा एनीमिया बोलेंगे, नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो कई बार आप रिपोर्ट में ऐसा लिखे हुए दिखोगे, नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। तो ये नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का उदाहरण है। अब किस चीज़ से डिसाइड हुआ ये, एक तो MCV से डिसाइड हुआ और एक MCS से डिसाइड हुआ। तो इसको भी देख, डॉक्टर जो होता है ना, वो एनीमिया के प्रकार को वर्गीकृत करने के लिए हमेशा MCV और MCSC को एक साथ देखता है। MCV से क्या डिसाइड होगा, MCV से डिसाइड होगा कि कोई भी आरबीसी माइक्रोसाइटिक है या नॉर्मोसाइटिक है या मैक्रोसाइटिक है। बिल्कुल सही बात है। और MCSC से क्या डिसाइड होगा, MCSC से डिसाइड होगा कि कोई भी आरबीसी हाइपोक्रोमिक है या फिर हाइपरक्रोमिक है। ये सुनो, तो कई सारे एनीमिया होते हैं। जैसे एनीमिया के मैं प्रकार बता दूं तो आपको बहुत सारे प्रकार के एनीमिया हो जाएंगे। इससे हो सकता है आपके पास माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है ना आपके पास माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया हो। वैसे तो बहुत रेयर होता है, लेकिन हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में दिख सकता है ना, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। हो सकता है आपके पास नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है आपके पास नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है ना। हो सकता है आप देखो, ये हेरिडेटरी स्पीरोसाइटिस मैंने बताया हाइपरक्रोमिक के लिए मैंने माइक्रोसाइटिक नॉर्मोसाइटिक ऐसा कुछ नहीं बोला, ये हाइपरक्रोमिक के लिए मैंने एक कंडीशन बताई है। हो सकता है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो। देखो हाइपरक्रोमिक वाले को मैं हटा देता हूँ, ये इसलिए हटा रहा हूँ मैं क्योंकि हाइपरक्रोमिक एनीमिया बहुत रेयर होता है, बहुत कम कंडीशन एक हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में ही होता है। तो ये कंडीशन कभी आपको बहुत मुश्किल से आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये 3 तरह के एनीमिया आपको दिखेंगे, है ना। हाइपोक्रोमिक वाला एनीमिया बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है एक आरबीसी में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। आरबीसी पैरामीटर में ही एक चीज़ देखते हैं अपन, मेंटजर इंडेक्स। मेंटजर इंडेक्स में आपको ये ध्यान रखना है, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है MCV बटा RBC काउंट। अगर इसका मान 13 आया तो इसका मतलब है नॉर्मल है, लेकिन 13 से कम आया ना तो इसका मतलब है आपके पास थैलीसीमिया है। उस पेशेंट को कितना हो सकता है, थैलीसीमिया हो सकता है। अगर 13 से ज़्यादा आ गया इसका मान तो इसका मतलब है उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ऐसा इसलिए क्यों बनाया गया, देखो मैं बताऊँ। अपन ने देखा कि एक माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया 2 तरह के होते हैं, एक तो आपका आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और एक थैलीसीमिया, ठीक है।
अब इन दोनों में से भी कैसे पता लगेगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या थैलेसीमिया है, क्योंकि दोनों के अंदर आपके पास MCV कम आएगा और आपके पास MCSC भी कम आएगा, ठीक है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आयरन डेफिशिएंसी या थैलेसीमिया, तो उस कंडीशन में आपको मेंटेजर इंडेक्स निकालते हैं। अगर मेंटेजर इंडेक्स 13 से कम आया तो मतलब थैलेसीमिया का ट्रेट है, और 13 से ज़्यादा आया मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ इंडेक्स। देखो इसको सिंपली ऐसे याद रखो, देखो ये एक छोटा सा पैरामीटर नहीं है, इसमें 3 चीज़ें मिक्स होती है, एक MCV, एक RDW और RBC काउंट। ये तीनों चीज़ों से मिलके ये RDWI निकलता है, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू ये होती है इतनी 220 से 240। तो इसके सिंपली ऐसे समझो कि 220 से अगर कम हो गया तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, आयरन की कमी होगी। अगर 220 से ज़्यादा हो गया, यानी 220 या 240 से ज़्यादा हो गया, तो वो क्या होगा, थैलेसीमिया का ट्रेट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, इतनी सी चीज़। तो ये अपन ने CBC के अंदर देखा लाल रक्त कोशिकाओं के पैरामीटर। लाल रक्त कोशिकाओं के पैरामीटर में अपने RBC काउंट, हीमोग्लोबिन का लेवल, हीमोटोक्रेट, MCV, MCH, MCSC, RDWSD, RDWCV, मेंटेजर इंडेक्स और RDWI, ये 5 चीज़ें देखी और इनसे किस तरह से एक डॉक्टर डिजीज़ को आइडेंटिफाई करता है वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में अपन वाइट ब्लड सेल के पैरामीटर देखेंगे कि किस तरह वाइट ब्लड सेल के नंबर बढ़ने और घटने से डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।